बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल बदस्तूर ख़राब। उनमें जब भी कोई बेहतरी की खबर आती है तो फिल फौर जाती उम्रा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और ख़ास तौर पे आजकल जो टॉक ऑफ द टाउन है, बल्कि पूरी दुनिया में एक ही खबर गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब से जेल में रब्ता किसने किया। पिछला मैंने तफसील से एक लाइव सेशन जो किया है उसमें ज़रा काफ़ी डिस्कशन हुई है, काफ़ी खबरें उसमें हैं, वो ज़रा ज़रूर देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, उसके बाद आपको कुछ चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं ज़रा कुछ और खबरों की तरफ, क्योंकि आने वाले जो 2 हफ्ते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 8 सितंबर से पहले 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को श्योरिटी दी है, गारंटी दी है कि आप लोग जलसा करेंगे और जलसे में किसी किस्म की कोई रुकावट खड़ी नहीं की जाएगी। लेकिन उससे पहले जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है, जाली सरकार है फॉर्म 47 की, वो अपने नाजायज़ हुकूमत को जायज़ करार देने के लिए बहुत तगोदौ कर रही है। और उनके सबसे बड़े मोहरे हैं काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और वो सबसे बड़े मोहरे हैं और उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या वो बच पाएंगे या नहीं, ये है असल सवाल। लेकिन जो मेरे पास इत्तलात हैं वो यही है कि बहुत मुश्किल है कि काजी फाइज ईसा जो हैं वो एक्सटेंशन हासिल कर सकें या उनको एक्सटेंशन नसीब हो, बल्कि ये एक्सटेंशन जो है वो उनके लिए टेंशन बनती जाएगी। कुछ मुलाकातें हो रही हैं और काफ़ी ख़ास तौर पे जब से जलसा मनसूख हुआ है, इमरान खान साहब ने जलसा मनसूख किया और उनसे टेलीफोनिक राब्ते हुए अडयाला जेल में, उसके बाद से जाती उम्रा और जरदारी हाउस, तमाम के तमाम बिलावल हाउस, मॉडल टाउन, ये सब के सब परेशान हैं कि आखिर हो क्या रहा है और उनसे बाला बाला ये सब कुछ क्या हो रहा है। और बज़ाहिर तो जनरल फैज़ हमीद को उठा लिया गया था, उनको हिरासत में रखा हुआ है और उनके मुंसलिक बहुत सारे लोगों से पूछगिछ की गई। फिर 2 ब्रिगेडियर्स का कहा गया, फिर एक कर्नल का कहा गया, रिटायर्ड ऑफिसर्स का कहा गया कि वो गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक इस वक्त तक जो हमारे पास इत्तलाआत हैं, तो जनरल फैज़ हमीद साहब से अभी तक कुछ नहीं मिला। और टॉप सिटी तो एक बहाना था, वो तो एक तयशुदा बात है। टॉप सिटी एक बहाना था, असल में मामला कुछ और थे कि इमरान खान की स्ट्रेंथ को ख़त्म किया जाए और इमरान खान की कुव्वत को कैसे तोड़ा जा सकता है। तो जो ये दीवाने समझते थे कि शायद जनरल फैज़ हमीद ही असल कुव्वत हैं, तो उनकी ये जो है गलत फहमी दूर हो गई है कि जनरल फैज़ हमीद इमरान खान की असल कुव्वत नहीं है। इमरान खान की असल ताकत पाकिस्तान के अवाम है, करोड़ों अवाम, वो खा पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान के बाहर हैं। और फिर ये कि ये हमायत हर जगह मौजूद है। इमरान खान साहब का जो वोट बैंक है, जो उनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो हर जगह मौजूद हैं। वो खा सिविल इदारे हैं, खा वो सिविल मुलाजमीन हैं, खा वो फौजी मुलाजमीन हैं, खा वो असातिज़ा हैं, खा वो मजदूर हैं, मेहनत कश हैं, कारोबारी लोग हैं, हर जगह पे, और वो करोड़ों की तादाद में हैं। ये बात इनको समझ नहीं आ रही शायद। इसीलिए अब मैं आपको एक छोटी सी खबर देता हूँ, उसके बाद फिर मुलाकातों की तरफ चलेंगे। पार्लियामेंट हाउस मुलाजमीन हैं, पार्लियामेंट हाउस के मुलाजमीन हैं, वो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, और वो वोटर सपोर्टर ही नहीं बल्कि वो तो सियासत के गढ़ में रहते हैं। और वहाँ पे स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है, उन्होंने एक बहुत ही छोटी हरकत की है। और वो ये हरकत की है कि डिप्टी सार्जेंट एट आर्म्स सज्जाद अहमद को शोकास नोटिस जारी किया है और चार्जशीट जारी की है उनके खिलाफ। और आपको पता है डिप्टी सार्जेंट एट आर्म्स कौन होते हैं? ये जो कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर जो हिफाजत करते हैं, यानी कि आप यूं कह लें सादा सी जुबान में कि ये पार्लियामेंट की अपनी पॉलिस होती है। यूं आप सादा जुबान में आपको बता रहा हूँ, तो उनको सार्जेंट एट आर्म्स कहते हैं। ये आप कौमी असम्बली का, सेनेट का जब इजलास हो रहा होता है तो अंदर बावर्दी लोग फिर रहे होते हैं, ये वो है जी, वो सिक्योरिटी होती है बेसिकली। तो ये वाहिद जो सार्जेंट एट आर्म्स हैं, जो पार्लियामेंट के अपने मुलाजमीन होते हैं, ये यूनिफॉर्म पहनी होती है और ये कौमी असम्बली के अंदर भी जा सकते हैं, सेशन के दौरान भी, सेनेट के अंदर भी ये घूम फिर सकते हैं, ये अंदर रहते हैं। तो ये है, तो उनका ये कौमी अच्छा, अब इनकी ड्यूटी जो है वो अपोजिशन लीडर के साथ भी होती है, अपोजिशन की जमातों के साथ भी होती है, सरकारी जमातों के साथ भी होती है। तो एक इस्लाम पार्लियामेंट हाउस के 4 मुलाजमीन को और एक डिप्टी सार्जेंट एट आर्म्स को स्पीकर कौमी असम्बली ने शोकास तब्दीली जारी किया और उनकी ड्यूटियां तब्दील कर दी गई और उनको ओएसडी बना दिया गया। और उन पे इल्ज़ाम क्या है? उन पे इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने
जलसा जो होना था 22 अगस्त को, वहाँ पे उसमें इन्होंने फैसिलिटेट किया, यानी कि अपने गांव से लोगों को बुलवाया। अब इससे बड़ी हमाकत और क्या हो सकती है, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। ये है असल में खौफ। और सज्जाद अहमद खान ने पीटीआई के धरने में अपने इलाके के लोगों को बिठाया था। अब इससे और कुछ हो नहीं सकता, इससे बड़ी हमाकत जो है कौमी असम्बली के मुलाजम होते हुए भी खुद धरने में शामिल रहे। अब यह है सूरत हाल। जबकि दूसरी जानिब मियाँ साहब के साथ भी तस्वीर बनती हैं, बाबूजी के साथ भी बनती हैं, पीएम के साथ भी बनती हैं, मरीम साहबा के साथ भी बनती हैं, स्पीकर अयाज सादिक साहब के अपने साथ बनती हैं, उनके साथ भी स्टाफ है। तो ये एक बहुत ही छोटी हरकत की गई है, इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है। तो बहरहाल ये है असल में खौफ अंदर का, और कुछ भी नहीं है, अंदर का खौफ है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब आते हैं मुलाकातों का सिलसिला। एक काजी जो असल मोहरा है उनको लाने की, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, और उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई, और उसमें कुछ डिस्कशंस हुई हैं, कुछ कमेटियां बनी गई हैं, और उसमें खास एक नुक्ता था कि जो पार्लियामान के अंदर बिजनेस चलाया जाता है, कानून साजी की जाती है, उसमें हमें एक होना चाहिए और हम एक फोरम पे एक मुश्तरका तौर पे फैसला किया करें। यानी कि कौमी असम्बली के अंदर कानून साजी हो रही है और बिजनेस आ रहा है, बहस हो रही है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर आ रहा है, और कॉलिंग अटेंशन नोटिस आ रहे हैं, सवाल जवाब हो रहा है, वॉकआउट करना है नहीं करना, बिल आ रहे हैं कानून साजी के मुतालिक, उस पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एक होना चाहिए, क्योंकि कायमा कमेटियों में भी हम मौजूद हैं, तो हमारी स्ट्रेंथ ज्वाइंट होनी चाहिए। तो ये इस पे बात हो रही थी, तो उस पर एक अच्छी पेशरफ्त हुई है कि दोनों तरफ से कमेटियां बन गई, और लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट शिबली फराज साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब जो है वो सेनेट में ये रोल अदा करेंगे, मुश्तरका कमेटी JUI और PTI की। और कौमी असम्बली में भी कमेटी बन गई है, और वहाँ पे मौलाना गफूर हैजी साहब हैं और शायद बैरिस्टर गौहर हैं, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। तो ये एक कमेटी बनी है, और उसके बाद अब उसके फ़ौरन बाद ही नवाज शरीफ साहब के राब्ते हुए मौलाना फजल रहमान साहब से, क्योंकि PDM के सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान साहब, और मौलाना फजल रहमान साहब को बताए बगैर PDM को तोड़ दिया गया था, खुदा हाफिज कह दिया था। इलेक्शन में इनका ख्याल था कि ये केक है इक़्तिदार का, ये जरदारी साहब और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान में रहे, और मौलाना को हम करवाते हैं छुट्टी। तो मौलाना को उन्होंने छुट्टी करवा दी, फॉर्म 47 में भी हिस्सा नहीं दिया, किसी चीज़ में भी हिस्सा नहीं दिया, और फिर अब मौलाना अब का रास्ता अलग है और उनका अलग है। लेकिन नवाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने भी एक कमेटी बना दी है, PMLN नवाज शरीफ साहब ने, कि जनाब जल्दी जल्दी राब्ते किए जाएँ। और नवाज शरीफ ने चंद रहनुमाओं को अपने को कहा है कि जी अपोजिशन मुलाकातें करें और उनके साथ भी राब्ते रखें, और ताकि जो अपोजिशन की जमातें हैं वो आपस में लेकिन मुत्तहिद ना हो सकें, लेकिन एक ही जमात, उसमें एक जमात इस्लामी है और एक है मौलाना फजल रहमान साहब, जिनके पास स्ट्रीट पावर भी है, और मौलाना के पास जो है पार्लियामान के अंदर भी उनके सीटें मौजूद हैं। तो बहरहाल ये एक एक्टिविटी चल रही है। लेकिन आज अचानक मौलाना फजल रहमान साहब के घर पर पहुंच गए जरदारी साहब, सदर ममलिकत हैं, लेकिन उनके साथ जरदारी साहब का पहुंचना तो एक मामूल की बात कहा जा सकता है। लेकिन उनके साथ जो थे वो थे मोहसिन नकवी साहब, वजीर दाखिला, सेनेटर, आज़ाद सेनेटर हैं, और निगरान वजीर आला भी रहे पंजाब के, और सब कुछ उनकी निगरानी में हुआ। जो कानूनी, गैर कानूनी, आइनी, गैर आइनी काम जो हुए उनकी निगरानी में हुए, तो उन्हें लाया गया। वो आसिम मुनीर साहब के बहुत करीब हैं और उनके अजीज़ हैं, और दूसरी जानिब जरदारी साहब के भी बहुत उनके मुँह बोले बेटे हैं, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। लिहाजा मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब के घर में जब गए मौलाना जरदारी साहब, तो वो उनके साथ थे, नकवी साहब भी। वहाँ पे एक बंदूक का तोहफा भी दिया गया है, जरदारी साहब ने दिया मौलाना फजल रहमान साहब को, और आपस में उन्होंने कहा जी हम मिलकर इकट्ठे चलें। तो ये जो बात है, नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब किस हैसियत में गए हैं, और शहबाज काबीना के वो वजीर हैं, वो वजीर आज़म की काबीना में हैं। जरदारी साहब से उनका उस तरह से ज़ाती ताल्लुक़ है, तो कोई और वजीर नहीं गया शहबाज काबीना का, यानी कि नून लीग का कोई वजीर नहीं गया, तो नकवी साहब गए। तो जो इतलात हैं वो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब को जो बंदूक दी गई है वो जरदारी साहब को किसी ने पहुंचाई और उन्होंने आगे पहुंचा दी, बल्कि नकवी साहब को किसी ने पहुंचाई, और नकवी साहब ने सदर ममलिकत के हवाले की, सदर ममलिकत ने मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले कर दी वो बंदूक। और ये बंदूक किस पे चलेगी, ये है असल सवाल। इस बंदूक से शिकार किसका करवाना चाह रहे हैं मौलाना से, ये है असल सवाल। क्या असल मामला ये है कि
ایک امینڈمنٹ میں جو آنا چاہ رہے ہیں اور مولانا قاضی صاحب کو کہ ایکسٹینشن دلوانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے شاید مولانا سے ووٹ مانگے جا رہے ہیں، کیونکہ 2/3 میجورٹی وہ مخصوص نشستوں والا معاملہ جو ہے وہ بدستور پھنسا ہوا ہے اور وہ سیٹیں نہیں مل رہی، اور سپریم کورٹ اس وقت مکمل طور پر الرٹ ہے قاضی صاحب کے علاوہ، ہائی کورٹس الرٹ ہیں قاضی صاحب کے علاوہ، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور 28 اگست کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا ہوا ہے، اور 28 اگست سے پہلے قومی اسمبلی کا بھی بلایا ہے، سینٹ کا بھی بلایا ہے، مشترکہ اجلاس بھی بلایا ہے، اور تمام اراکین کو کہا کہ جی آپ حاضری یقینی بنائیں۔ تو اس لیے یہ ملاقاتیں جو ہو رہی ہیں، زرداری صاحب گئے ہیں چل کر، جناب صدر مملکت جو ہیں وہ چل کر گئے مولانا کے گھر، اور ساتھ نقوی صاحب گئے اور سندیسہ لے کر گئے۔ تو مطلب یہ تھا کہ مولانا کو رام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب آئیں ہمارے ساتھ، اور ہمارے ساتھ چل کر مل کر ہم اکٹھے چلتے ہیں، اور آپ چھوڑیں پی ٹی آئی کو، قاضی صاحب کو بچاتے ہیں۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے قاضی صاحب صرف قاضی صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، اور بھی بہت ساری ایکسٹینشنز ہیں، اس کے لیے مولانا کو راضی کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہماری اطلاع کے مطابق شاید یہ بیل جو ہے وہ منڈے نہ چڑھ سکے، آخری ہمارے پاس جو معلومات ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب ایک اور خبر، اور وہ ہے جی عمران خان صاحب کا طبی معائنہ 4 ماہ کے طویل انتظار کے بعد۔ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کے جو ان کے ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عاصم صاحب، ان کو بالآخر جیل میں عمران خان صاحب کے طبی معائنے کی اجازت ملی، اور وہ گئے اور انہوں نے باہر آ کے جو بتایا، انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کا انہوں نے تفصیل سے معائنہ کیا ہے، بلڈ پریشر، ہارٹ بیٹ، اور بلڈ کے ٹیسٹ بھی ہوئے، خون کے نمونے بھی لیے گئے، اور جو ایک وربل ڈسکشن ہوتی ہے تو اس میں عمران خان صاحب مکمل طور پر فٹ قرار پائے۔ ان کا بلڈ پریشر ایک نوجوان آدمی کے برابر ہے، ایک انتہائی تندرست آدمی کے برابر ہے، ان کی ہارٹ بیٹ، دل کی دھڑکن انتہائی نوجوان اور ایک صحت مند تندرست آدمی کے برابر ہے، اور ان کو کسی قسم کا وہ فزیکلی بھی مینٹلی بھی بہت فٹ قرار پائے، ڈاکٹر عاصم صاحب نے کہا۔ اور کوئی ایسی ایڈورس چیز یا کوئی منفی اثرات ہم نے نہیں دیکھے۔ اور عمران خان صاحب نے ایک بات کی کہ میں جیل میں اب اپنے آپ کو، جیل کے ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا ہے میں نے، اور اب زیادہ وقت میرا کتابیں پڑھنے میں گزرتا ہے، اور کتابیں میں بہت پڑھتا ہوں، اور میری سپیڈ بھی اچھی ہو گئی ہے، اس لیے یہاں اور کوئی کام ہے نہیں، تو کتابیں پڑھنا ہے اور یا پھر اپنا ایکسرسائز کرنی ہے، تو یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ اور انہیں ڈاکٹر عاصم صاحب نے مکمل طور پہ کہا یہ فٹ قرار دیا ہے، اور باقی جو انہوں نے کہا کہ جب رپورٹس آئیں گی، مزید جو خون کے نمونے دیے ہیں وہ آئیں گے، تو اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ مزید ہم کیا کر سکتے ہیں۔ فی الوقت انہوں نے کہا ہے کہ توقع ظاہر کی ہے کہ توقع کہ جلد ہی ان کو میڈیکل رپورٹس بھی جو خون کے نمونے دیے ہیں وہ بھی ان سے شیئر کی جائیں گی، اور عمران خان صاحب کا باقاعدگی سے جو ہے وہ معائنے کی بھی اجازت ملتی رہے گی اسی طریقے سے۔ تو یہ ہے صورتحال، آئندہ خبریں انشاءاللہ کچھ اور ہوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔